अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन के बारे में। इसको हम आम जुबान में ये कह सकते हैं कि दिल के धड़कन की बेतरतीबी, जो दिल के धड़कन की बेतरतीबी है उसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। और अगर हम एट्रियल फिब्रिलेशन का लफ्जी मतलब जानने की कोशिश करें तो एट्रिया तो आप दोस्तों को पता है कि ये दिल के जो 4 खाने होते हैं, 2 ऊपर के होते हैं जिनको हम दोनों को इकट्ठा एट्रिया कहते हैं, और एक एक को हम राइट और लेफ्ट एट्रियम कहते हैं। और नीचे का जो बड़ा खाना होता है उनको हम कहते हैं वेंट्रिकल, यानी राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो एट्रियल का मतलब है कि इसका ताल्लुक है एट्रिया से। और फिब्रिलेशन का मतलब होता है कि आप, अंग्रेजी का एक लफ्ज होता है क्वीवर, क्वीवर कहते हैं फड़फड़ाना। एक होता है किसी चीज का धड़कना या कॉन्ट्रैक्ट करना, और एक होता है फड़फड़ाना। तो आम रूटीन में तो क्या होता है कि जो एट्रिया होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी सुकड़ते हैं और रिलैक्स होते हैं, सुकड़ते हैं और रिलैक्स होते हैं। तो जिससे जो खून है वो इन खानों से नीचे के बड़े खानों में जाता है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि रूटीन में हमारे पूरे जिस्म से गंदा खून, यानी जिससे ऑक्सीजन निकल चुकी हो, वो पहले जाता है राइट एट्रियम में। वहां से वो राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में। इनके दोनों के दरमियान एक वेल्व होता है जिसको हम ट्राइकस्पिड वेल्व कहते हैं। अब ये जो राइट वेंट्रिकल से ये जो डीऑक्सीजनेटेड या गंदा खून है ये पल्मोनरी आर्टरी के जरिए फेफड़ों में जाता है। और ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये हमारे एडल्ट लाइफ की, यानी बालग जिंदगी की शायद वाहिद एक आर्टरी है जिसको आम जुबान में हम शरियान कहते हैं, कि जो गंदा खून लेके जाती है। वरना पूरे जिस्म में जो दिल से आर्टरीज हैं वो ऑक्सीजनेटेड या अच्छा खून जो है वो पूरे जिस्म में लेके जाती हैं। तो राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के जरिए खून जाएगा लंग्स में, वहां पे ऑक्सीजन इसमें शामिल होगी, और वहां से फिर ये पल्मोनरी वेन के जरिए वापस दिल में आता है, लेकिन उसके लेफ्ट एट्रियम में। और ये जो वेन होती है जिसको हम उर्दू में वरीद कहते हैं, आमतौर पे पूरे जिस्म में जो खून को पूरे जिस्म से दिल की तरफ लेके आती है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको। लेकिन ये वेन, पल्मोनरी वेन, वाहिद वेन है, वाहिद वरीद है जो फेफड़ों से साफ खून को दिल के बाएं खाने, छोटे चैम्बर यानी लेफ्ट एट्रियम में लेके आती हैं। वहां से लेफ्ट एट्रियम से ये जो ब्लड है लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरे जिस्म में चला जाता है। तो आमतौर पे क्या होता है कि ग्रेविटी एक चीज है, यानी जमीन की जो कशिश सिकल जिसको कहते हैं, तो जो एट्रिया होते हैं वहां से ब्लड वेंट्रिकल में उस ग्रेविटी की वजह से चला जाता है, लेकिन 30% आखिरी वो खून होता है जिसके लिए एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। इसको एट्रियल किक कहते हैं हम लोग। तो अगर वो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट ना करें बल्कि वो फड़फड़ाएं, इसे हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। मैंने गुज़िश्ता वीडियो में बताया था कि साइनस नोड जो होता है, जो हमारे राइट एट्रियम में मौजूद होता है, तो वहां से करंट चलता है और पूरे जिस्म की धड़कन को मुमकिन बनाता है। लेकिन अगर साइनस नोड की तरह के कुछ और एरिया या बटन पैदा हो जाए हमारे दिल के किसी भी हिस्से में, और खास तौर पे ये पैदा होते हैं लेफ्ट जो एट्रियम होता है जहां पे पल्मोनरी वेन आके खुलती है उसके इर्द गिर्द, तो फिर क्या होता है कि करंट सिर्फ साइनस नोड से नहीं आता बल्कि बाकी नोड्स, बाकी जगहों से भी आना शुरू हो जाता है। और जो वजह बनता है एट्रियल फिब्रिलेशन की या दिल की धड़कन की बेतरतीबी होने की। तो ये है दोस्तों वजह कि जिसको हम कहेंगे एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन की बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि जानना बहुत जरूरी है कि क्या किसी को पुराना है जिसको हम क्रॉनिक कहते हैं, या नया है जिसको हम एक्यूट एट्रियल फिब्रिलेशन कहते हैं। पुराना जो होता है वो आमतौर पे ब्लड प्रेशर के मरीजों में होता है, या वो जिनको दिल जो जिनका फेल हुआ होता है, जिसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हम कहते हैं या हार्ट फेलियर कहते हैं, तो उन लोगों को पुराना ये एट्रियल फिब्रिलेशन चल रहा होता है। लेकिन जो एक्यूट या नया एट्रियल फिब्रिलेशन होता है उसकी मुख्तलिफ किस्म की वजूहात होती हैं। बाज़ औक़ात फेफड़ों की बीमारियां होती है, बाज़ औक़ात दिल का जो अटैक होता है वो वजह बनती है, बाज़ औक़ात दिल के जो वेल्व होते हैं उनकी बीमारी जिसको रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं वो वजह बन जाती है, और बाज़ औक़ात लोगों में जो खून की कमी है वो भी दिल की धड़कन की बेतरतीबी या एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह बनती है। और बाज़ औक़ात लोगों में जो ये एट्रिया होता है इसके अंदर एक छोटा सा ट्यूमर या ग्रोथ या गिल्टी होती है जिसको हम एट्रियल मिक्सोमा कहते हैं। बाज़ लोग जब शराब ज्यादा पी लेते हैं तो उनमें ये मसला बनता है, और बाज़ लोगों में कोई भी जो इन्फेक्शन होती है जिस्म में वो वजह बनती है इस एट्रियल फिब्रिलेशन की अचानक होने की। आमतौर पर लोगों को बहुत ज्यादा यानी कि जो इसकी अलामात नहीं आती, लेकिन जो कुछ लोग होते हैं उनको ये अलामात आ जाती हैं। वो अलामात क्या हो सकती हैं? घबराहट होना, वो चक्कर आना, बेहोशी की तरफ जाना,
सांस की खराबी होना, दिल की धड़कन का महसूस होना कि हमारा दिल धड़क रहा है, जिसको हम पैल्पिटेशन कहते हैं। बाज़ औक़ात लोगों को खुदा ना खास्ता फालिज हो जाता है, खास किस्म होती है, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को। बाज़ औक़ात लोगों का एट्रियल फिब्रिलेशन अचानक होने की वजह से दिल फेल हो जाता है और बाज़ औक़ात लोगों का ब्लड प्रेशर बिल्कुल कम हो जाता है। तो हमें जब हम ईसीजी करते हैं, लेकिन उससे भी पहले जब हम इन लोगों के पल्स पे यानी दिल की धड़कन को पल्स रेट से देखते हैं तो ये इर्रेगुलर होता है। यानी अगर नॉर्मल जो पल्स होती है, अगर आप अभी भी अपने पल्स को फील करें, महसूस करें, तो आपको एक तरतीब नजर आएगी। लेकिन जो एट्रियल फिब्रिलेशन में बेतरतीबी होती है और इसको आम जुबान में हम कहते हैं इर्रेगुलर पल्स। जब ईसीजी करवाते हैं तो नॉर्मल ईसीजी, पिछले वीडियो में भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि एक पी वेव होती है जो अभी आप ये देख रहे हैं, और एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है। जो पी वेव होती हैं, ये जो एट्रिया होते हैं ना, इनका जो करंट इनके अंदर पैदा होता है उसकी वजह से ये आती है। और जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है, जो नीचे वेंट्रिकल का खाना होता है, उसके अंदर जब करंट जाता है, डीपोलराइजेशन उसको हम कहते हैं, तो उसकी वजह से पैदा होता है। और ये सारा अमल होता है एक तरतीब से कि पहले पी आएगी, फिर क्यूआरएस आएगा, और आर टू आर इंटरवल, या जो क्यूआरएस का क्यूआरएस से इंटरवल होगा वो रेगुलर होगा। इसे कहते हैं नॉर्मल साइनस रिदम, जो आप ये ईसीजी देख रहे हैं। लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन में क्योंकि जो एट्रिया है वो क्विवर करता है, उसके अंदर बाकायदा करंट नहीं होता, बल्कि मुख्तलिफ जगहों से करंट आके एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, तो पी वेव तो बनती नहीं है। यानी ऐसी पी वेव नहीं बनती जिसको आप पहचान सकें। और क्योंकि इस वक्त एक जगह से ज्यादा करंट मुख्तलिफ जगहों से आ रहा है, सिर्फ ऐसे नोड से नहीं आ रहा, तो तरतीब भी तब्दील हो जाती है। तो इसलिए जो वेंट्रिकल की जो करंट है वो भी बेतरतीब हो जाता है। तो आपको क्यूआरएस से जो फासला है वो भी इर्रेगुलर मिलेगा, यानी कोई पी वेव नहीं मिलेगी ईसीजी पे, जैसे अभी आप देख भी रहे हैं। और क्यूआरएस का जो फासला था या इंटरवल था वो भी इर्रेगुलर हो जाएगा। तो ये तारीफ है ईसीजी के ऊपर एट्रियल फिब्रिलेशन की। जब एक दफा तशखीस हो जाए तो सबसे अहम बात ये जानना होती है कि ये नया है या पुराना है। क्या उसकी तारीफ है कि अगर किसी को 48 घंटे या 2 दिन से पुराना हो तो इसको हम क्रॉनिक या ओल्ड कहते हैं, लेकिन अगर इससे कम टाइम का हो, 48 घंटे के अंदर अंदर का, इसको हम एक्यूट कहते हैं। ये बहुत जरूरी है इस चीज को जानना, क्योंकि कोई भी एट्रियल फिब्रिलेशन या जो दिल एट्रिया फड़फड़ाता है 48 घंटे से ज्यादा, तो खून के कुछ लोथड़े बनना शुरू हो जाते हैं एट्रियम के अंदर, क्योंकि वो 30% जो आखिरी ब्लड के लिए इसने पुश किया था वो पुश नहीं मिलती, तो खून वहां पर जमना शुरू हो जाता है। और अगर वो खून का लोथड़ा वहां से टूट के खुदा न खास्ता दिमाग में चला जाए तो वो स्ट्रोक या फालिज का वजह बनता है, जो मैंने जिक्र किया था कुछ देर पहले। तो तमाम वो लोग जिनको पुराना एट्रियल फिब्रिलेशन हो, तो उनके लिए पहले हम खून पतला करने वाली दवाइयां देते हैं, ना कि पहले रिदम को ठीक करें, क्योंकि पहले हम चाहते हैं कि खून का कोई लोथड़ा अगर बना भी हो तो वो खत्म हो जाए। तो बहुत सारी दवाइयां होती हैं, हेपरिन है, और इसी तरह से एनॉक्साप्रिन है, जिसको हम लो मॉलिक्यूलर वेट हेपरिन कहते हैं, वॉरफ्रिन की गोली होती है, इसी तरह से और भी रिवरोक्साबिन है। ये कुछ दवाइयां आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको शुरू करवाते हैं, ताकि अगर आपको पुराना एट्रियल फिब्रिलेशन है तो पहले इस चीज को बेहतर किया जाए। लेकिन साथ ही एक और बात ज़हन में रखें कि एट्रियल फिब्रिलेशन में बाज लोगों की दिल की धड़कन बहुत ज्यादा होती है और बाज लोगों की कम होती है, होगी दोनों में इर्रेगुलर। अगर तो दिल की धड़कन बहुत यानी कम है तो फिर इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जिन लोगों में ज्यादा दिल की धड़कन हो और बेतरतीब तो है, तो वो हार्ट फेलियर में जाने के चांसेस हैं। तो आपके डॉक्टर आपको कुछ ऐसी दवाइयां देंगे ताकि आपके दिल की धड़कन को कम किया जाए, जैसे बीटा ब्लॉकर देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं और डाइजॉक्सिन देते हैं। आपका जो डॉक्टर है वो आपकी कंडीशन को देखते हुए कोई भी ब्रांड नेम शुरू करवा सकता है, क्योंकि इन वीडियोस का मकसद एक जनरल नॉलेज देना है आपको, ना कि ब्रांड्स के बारे में बताना। तो अगर फर्ज करें कि आप क्रॉनिक थे, उन्होंने आपको 3 हफ्ते के लिए आपको खून पतला करने वाली दवाई देंगे और साथ आपके दिल की धड़कन को कंट्रोल करेंगे, और 3 हफ्ते के बाद फिर इसका रिदम वो नॉर्मल करेंगे, जिसको हम एंटी रिदमिक दवाइयां कहते हैं, जो कि मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, एमियोडोरोन है और भी बहुत सारी हैं। ये आपका डॉक्टर आपको एंटी रिदमिक दवाई देगा, जिसमें डाइजॉक्सिन भी शामिल हो जाती है, दिल के धड़कन रेट के अलावा भी वो एंटी रिदमिक के तौर पर दी जाती है। और बाज़ का डॉक्टर आपको थोड़ा सा नींद का टीका लगा के तो वो कार्डियोवर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकली, यानी थोड़ा करंट लगा के कंट्रोल तरीके से करंट लगाते हैं। ये कोई खौफनाक वाला तरीका नहीं होता, लेकिन उससे भी आपके दिल की धड़कन नॉर्मल हो जाती है। लेकिन फर्ज करें कि आपको अभी 48 घंटे से ज्यादा का टाइम नहीं हुआ,
या फिर खुदा ना खास्ता आपकी हालत उस एट्रियल फिब्रिलेशन की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो फिर आपका डॉक्टर आपको फौरी तौर पे ना सिर्फ ये कि वो दिल की धड़कन की तरतीब को ठीक करने वाली एंटी एरिथमिक दवाई देगा, बल्कि वो साथ ही आपको खून पतला करने वाली दवाइयाँ भी शुरू करवा देंगे। और अगर किसी में कन्फ्यूजन होती है, हमें कोई जो अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि अगर ये पता ना हो कि कब से है दिल की धड़कन की बेतरतीबी, तो फिर आपके डॉक्टर आपको एक टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं ट्रांस इसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी। ट्रांस एसोफेजियल का मतलब है कि ईसोफेगस खुराक की जो नाली है उसके जरिए से एक प्रोब डाला जाता है, और एकोकार्डियोग्राफी होती है कि साउंड वेव पैदा करके तो आपके दिल के मुख्तलिफ चैम्बर्स को अल्ट्रासाउंड वाले टेक्निक से देखा जाता है क्या उसमें कोई क्लॉट तो नहीं पड़ा लेफ्ट एट्रियम के अंदर। अगर नहीं क्लॉट पड़ा तो फिर आपको एंटी एरिथमिक दे देते हैं, और अगर क्लॉट पड़ा है तो फिर आपको खून पतला करने वाली 3 हफ्ते के लिए दवाई शुरू करवाई जाती है। और आज की आखिरी बात एट्रियल फिब्रिलेशन की वो ये है दोस्तों कि एक खास किस्म का स्कोर होता है जिसको हम चैड्स वेस्क स्कोर कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है। इसमें जो सी है वो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एच है हाइपरटेंशन, A2 है यानी एज, और डी है डायबिटीज मेलाइटिस, और एस है कि पुराना स्ट्रोक, और आगे VASC का मतलब है कि वेस्कुलर यानी कोई खून की प्रॉब्लम। यानी ये वो एक खास किस्म का स्कोर है कि अगर किसी को, यानी आप देखें इस स्कोर के हिसाब से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले मरीज को 1 नंबर देते हैं, हाइपरटेंशन को 1 नंबर देते हैं, किसी की उम्र 75 साल से ज्यादा है तो उसको 2 नंबर देते हैं, शुगर के मरीज को 1 नंबर देते हैं, अगर किसी को पहले फालिज हो चुका है तो उसको 2 नंबर देते हैं, और वेस्कुलर बीमारी को 1 नंबर देते हैं। यानी इसको टोटल नंबर अगर किसी का 2 या 2 से ज्यादा हो तो उसको खून पतला करने वाली दवाई हम लाजमी देते हैं, वरना इस तरह के मरीजों को ये फालिज होने का डर होता है इस क्लॉट की वजह से जो इस तरह के मरीजों में बनता है। ये खास किस्म का एक स्कोरिंग सिस्टम है। तो इस वीडियो का मकसद आपको एक बेसिक आइडिया देना था। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इन वीडियोस को आप अपने इल्म के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ का इशू है और जैसे कि ये एट्रियल फिब्रिलेशन या इससे मुतल्लिक कोई इशू है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने डॉक्टर से जरूर रब्ता करें, जो भी आपका प्राइमरी फिजिशियन है। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस मौजू पे अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन आता है, सवाल आता है, तो आप मुझसे जरूर पूछें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसका जवाब दूं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।